नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं और इसमें अध्याय 3 मांग तथा मांग की लोच, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामान्य बोलचाल की भाषा में डिमांड या मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है। इसका तात्पर्य होगा जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और उस वस्तु की मांग करते हैं तो वो मांग मानी जाती है। परंतु अर्थशास्त्र में मांग को और विस्तृत ढंग से बताया गया है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही मांग नहीं है, बल्कि उस वस्तु की इच्छा के साथ साथ उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि या पर्याप्त साधन, साथ ही साथ साधनों को व्यय करने की तत्परता, और यह भी एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में हो, तब यह मांग कहलाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डिमांड या मांग का अर्थ किसी विशेष समय में किसी विशेष कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई कुल मात्रा को हम मांग कहेंगे। इस आधार पर हम मांग के कुछ तत्वों की व्याख्या करते हैं या मांग की कुछ विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मांग की विशेषताओं में पहली विशेषता है वस्तु की इच्छा या वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। इसका तात्पर्य होगा कि सर्वप्रथम हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। यह इच्छा तीव्रता के अनुसार अलग अलग हो सकती है। दूसरा है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन। जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि है या नहीं, यानी उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास वह साधन है या नहीं। तो जब तक हमारे पास उस वस्तु को प्राप्त करने का साधन नहीं होगा तब तक वह मांग नहीं कहलाएगी। मांग की तीसरी विशेषता है कि इस पर व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। साधन को व्यय करने की तत्परता का गुण यह बताता है मांग तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक हम उस वस्तु को खरीदने के लिए उस पर वह व्यय नहीं कर देते। मांग की विशेषता होगी समय विशेष। हम मांग की संकल्पना किसी एक समयावधि या किसी एक समय विशेष पर करते हैं, और जब हम मांग का आकलन करते हैं या जब इसकी गणना करते हैं तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि एक समय विशेष में एक वस्तु की इतनी मात्रा की मांग बाजार में थी। समय विशेष के साथ साथ इसकी अंतिम विशेषता है विशेष कीमत। हम किसी वस्तु की मांग को किसी विशेष कीमत पर करते हैं और इसी आधार पर हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तब हम उस वस्तु को कम मांगते हैं या उसकी मांग को घटा देते हैं, और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। बच्चों, मांग को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। पहला व्यक्तिगत मांग और दूसरा बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग का तात्पर्य होगा जब हम मांग को किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार के आधार पर निर्धारित करते हैं या इसके आधार पर जब इसका मूल्यांकन करते हैं तब यह व्यक्तिगत मांग कहलाती है। और जब हम संपूर्ण बाजार में एक निश्चित कीमत पर या निश्चित समयावधि में सभी लोगों के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का निर्धारण करते हैं तब यह बाजार मांग कहलाती है। इसी क्रम में अब हम मांग फलन का अध्ययन करेंगे। मांग फलन का तात्पर्य है मांग और मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध। मांग फलन का अध्ययन हम दो रूपों में कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने सुना कि मांग दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। इसी आधार पर हम मांग फलन को भी दो रूपों में पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन जिसमें डी डिमांड को बता रहा है। व्यक्तिगत मांग फलन फंक्शनेट होता है। फंक्शनेट मतलब प्रभावित होता है कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट से या कुछ निर्धारक तत्वों से, जिसमें पहला तत्व है वस्तु की कीमत Px यानी प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। दूसरा है पूरक वस्तुओं की कीमत या अन्य वस्तुओं की कीमत
अन्य वस्तुओं की कीमत जिसको हम बोलेंगे प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। इसके बाद तीसरा है वाई जिसको हम बोलेंगे उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय के बाद अगला है ई मतलब हो जाएगा एस्टिमेट प्राइस फॉर फ्यूचर, यानी जब हम एस्टिमेट लगाते हैं भविष्य के लिए। और अगला है टी जो कंज्यूमर के टेस्ट को बताता है। इस प्रकार व्यक्तिगत मांग फंक्शनेट होती है, प्रभावित होती है निम्न तत्वों से। इन तत्वों में Px जो है वो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को बता रहा है, जिससे हमारी मांग प्रभावित हो जाती है। हम कह सकते हैं कीमत के बदलने से मांग भी बदल जाएगी। दूसरी बात अन्य वस्तु की कीमत। जब अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी प्रथम वस्तु जो है उसकी मांग में परिवर्तन आ जाता है। उपभोक्ता की आय में जब कोई परिवर्तन आएगा, आय बढ़ेगी या घटेगी, तो यह भी उस वस्तु की मांग को बदल देगा, प्रभावित कर देगा। भविष्य का अनुमान। भविष्य के आधार पर जब हमें लगता है कि वस्तुओं की कीमतें बदल जाएंगी, घट जाएंगी या बढ़ जाएंगी, तो हमारी वर्तमान मांग भी परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद अगला जो निर्धारक तत्व है वह है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता की रुचि। अगर उपभोक्ता की रुचि में बदलाव आता है तो वह भी मांग को बदल देता है। तो व्यक्तिगत मांग फलन में हम इसको एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं, और वह फॉर्मूला है dx डिमांड ऑफ x कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शनेट बाय प्राइस ऑफ x कमोडिटी, प्राइस ऑफ y अनदर कमोडिटी, y इनकम, e एस्टिमेट फॉर फ्यूचर, t फॉर टेस्ट। इसी तरह से जब हम बाजार मांग फलन को देखेंगे तो बाजार मांग फलन के अंतर्गत इन तत्वों के अलावा दो तत्वों को और हम शामिल करते हैं, यानी बाजार मांग में यह तत्व तो मांग को प्रभावित करते ही हैं, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एस्टिमेट फॉर फ्यूचर, टेस्ट, और साथ ही साथ में दो चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जिसमें एक है जनसंख्या। एन हम बता रहे हैं जनसंख्या के लिए। जनसंख्या घटती है या बढ़ती है तो वह पूरे बाजार की मांग को भी घटा या बढ़ा देती है। इसके साथ ही साथ में एक तत्व और है, और वह है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बाजार में समान या असमान रूप से होता है तो वह भी हमारी बाजार मांग को प्रभावित कर देता है। इस प्रकार मांग फलन के अंतर्गत व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन को हम देख रहे हैं। यह वह तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। मांग को हम दो रूपों में समझ सकते हैं, एक तो तालिका के रूप में जिसको हम बोलते हैं मांग तालिका, और दूसरा है मांग वक्र। मांग तालिका का तात्पर्य यह है जब हम किसी एक निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम उसको तालिकाबद्ध में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम मांग तालिका कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम वस्तु की कीमत के आधार पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को अगर दर्शा रहे हैं, वस्तु की कीमत 10 रुपये पर हम वस्तु की 700 किलोग्राम मात्रा को मांगते हैं, और जब वस्तु की कीमत 8 रुपये हो जाती है तो हम इसकी मात्रा को या मांगी गई मात्रा को बढ़ा देते हैं, यह 800 किलोग्राम। वस्तु की कीमत और घट जाने पर हम देख पा रहे हैं कि वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है वह बढ़ती जा रही है। इस प्रकार जब वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा को तालिकाबद्ध रूप में स्पष्ट किया जाता है तो उसे हम मांग तालिका कहते हैं। जब हम इसी तालिका को एक चित्र के माध्यम से एज ए डायग्राम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम मांग वक्र कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यही पूरी मांग तालिका अब हम वक्र के माध्यम से या चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें OX और OY एक्सिस हमने लिए हुए हैं। OY एक्सिस पर हमने वस्तु की कीमत को लिया है और OX एक्सिस पर हमने वस्तु की मांग को लिया हुआ है। जब वस्तु की कीमत 10 रुपये है तब हमने वस्तु की जो मांग है वो 700 किलोग्राम मांगी है, और जब वस्तु की कीमत घटती जा रही है तो इसके आधार पर अब वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार जब हम इसे एक कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे तो चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करने को ही हम मांग वक्र कहेंगे। उपरोक्त चित्र में यह जो वक्र है
डी डी ये डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र को दर्शाता है और यह वह प्राइस हैं जिस पर हमने अलग अलग मात्रा में वस्तु की मांग की हुई है। इस चित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी मांग कम होती जाती है और जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जाती है वैसे वैसे हमारी वस्तु की मांग बढ़ने लगती है। बच्चों, मांग तालिका और मांग वक्र को समझने के बाद अब हम बहुत महत्वपूर्ण नियम पर आते हैं और यह नियम है मांग का नियम। मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा यानी वस्तु की मांगी गई मात्रा डिमांड, इसमें विपरीत संबंध को बताता है। मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घट जाती है। मांग के नियम की तालिका से जैसा कि हमें स्पष्ट हुआ कि वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। जब वस्तु की कीमत घटने लगती है तो वस्तु की मांग जो है वो बढ़ने लगती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। इसके आधार पर जब हम मांग वक्र बनाते हैं तो मांग वक्र सदैव ढलात्मक बनता है। डीडी कर्व सदैव ढलात्मक यानी ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप लिए हुए बनता है। मांग वक्र के स्लोप होने का या इसके गिरने का कारण ही यह है कि यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है और यहाँ पर प्रतिस्थापन का नियम, साथ ही साथ में उदासीनता का नियम और उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने की वजह से मांग वक्र सदैव नीचे की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है। मांग के नियम की कुछ मान्यताएं भी हैं। जब यह नियम लागू होता है तब कुछ परिस्थितियों का होना आवश्यक है। जैसे जिन वस्तुओं का हम उपभोग कर रहे हैं, जिन वस्तुओं की हम मांग कर रहे हैं, उनकी इकाई समान होनी चाहिए। साथ ही साथ में वस्तु की मांग के लिए समय विशेष भी होना चाहिए। विशेष कीमत पर हम इस मांग के नियम को लागू करेंगे। उपभोक्ता की रुचि, आय, इनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में उपभोक्ता की आय में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बच्चों, अब हम देखेंगे मांग में विस्तार और संकुचन, साथ ही साथ में मांग में वृद्धि और कमी। बच्चों, जैसा कि हमने अभी मांग फलन के अंतर्गत देखा कि मांग कई तत्वों से प्रभावित होती है, तो जब मांग केवल वस्तु की कीमत से प्रभावित हो, जब कीमत में परिवर्तन की वजह से मांग में परिवर्तन हो, तब हम इसे मांग का विस्तार या मांग का संकोचन कहेंगे। और जब मांग में बदलाव कीमत की वजह से न होते हुए वस्तु की अन्य उपभोक्ता की आदतें या फिर अन्य वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय, जो अन्य तत्व अभी हमने देखे थे, अगर उनकी वजह से मांग में वृद्धि या कमी हो रही है या परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम मांग में वृद्धि या फिर कमी कहेंगे। सर्वप्रथम हम आते हैं मांग के विस्तार पर। जब अन्य बातें समान रहें और कीमत में कमी होने की वजह से वस्तु की मांग बढ़ जाए तो इसे हम मांग का विस्तार कहेंगे। विस्तार इसलिए कहेंगे क्योंकि यह केवल कीमत से प्रभावित हुई है, अन्य तत्वों से प्रभावित नहीं हुई है। जैसा कि हम उपरोक्त चित्र में देख पा रहे हैं, जब वस्तु की कीमत में कमी आई तो वस्तु की मांग बढ़ गई और वस्तु की मांग बढ़ना इस बात का सूचक है कि यहाँ पर मांग का विस्तार हुआ है। इसके विपरीत, जैसा कि दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई तब वस्तु की मांग घट गई, तो यह प्रभाव केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से हुआ है, इसीलिए इसे हम मांग का संकोचन कहेंगे। इसके बाद, जैसा कि अब हम अगले चित्र में देख रहे हैं, यह है वस्तु की मांग में वृद्धि। हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसके बाद भी मांग डी वक्र से D1 वक्र पर आ गई। इसका कारण यह हुआ कि यहाँ पर मांग कीमत से प्रभावित नहीं हुई, अन्य किसी तत्वों के प्रभावित होने की वजह से अब हमारा डी कर्व D1 कर्व पर शिफ्ट हो गया, यानी यहाँ पर मांग में पहले की तुलना में वृद्धि हो गई। दूसरे चित्र में जैसा हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी अब हमारा डी कर्व
जो है वह पहले से नीचे वाली पोजीशन में आ गया। यहाँ पर भी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है और फिर भी अन्य कारणों में परिवर्तन की वजह से हमारी वस्तु की मांग कम हो गई। तो इस प्रकार जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से मांग में परिवर्तन होता है, इसे हम मांग का विस्तार या फिर मांग का संकुचन कहेंगे। और जब कीमत स्थिर रहे, अन्य कारणों से मांग में परिवर्तन आए, तो इसे हम मांग की वृद्धि या फिर मांग में कमी कहेंगे। बच्चों, मांग का नियम हमें यह तो बताता है कि कीमत में परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है और विपरीत परिवर्तन होता है, किंतु यह नहीं बताता कि इसमें कितना या कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। वस्तुतः मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जो कीमत के आधार पर वस्तु की मांग में परिवर्तन की व्याख्या करता है, परंतु यह उसके परिणाम कितना है उसकी व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर अब हम एक नए नियम पर आ रहे हैं और वह है मांग की लोच, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोच, और यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन के बाद मांग में कितनी मात्रा में परिवर्तन आया। यहाँ हमारी विषय वस्तु है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच का तात्पर्य यह होगा कि जब कीमत में परिवर्तन होगा तो कीमत में परिवर्तन के साथ मांग में कितनी मात्रा में परिवर्तन आया, इसे हम मांग की लोच कहेंगे। और मांग की लोच को हम निम्न 5 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इन 5 प्रकारों को पढ़ते हैं। मांग की लोच की श्रेणियों में पहली है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होगा जो थोड़े से परिवर्तन की वजह से बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाए। इसका तात्पर्य यह होगा कि जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या फिर वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन हो। जैसा कि हम एक तालिका से देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसके बाद भी वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन हो गया है, इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। जब हम इसे वक्र की सहायता से देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि वस्तु की कीमत स्थिर है, परंतु वस्तु की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको विपरीत पक्ष में देखें तो हम कहेंगे कि वस्तु की कीमत स्थिर है परंतु वस्तु की मांग घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र डीडी कर्व, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, डीडी कर्व एक्स रेखा के समानांतर बनता है, और जहाँ पर डीडी कर्व एक्स रेखा के समानांतर बनता है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत यानी इन्फिनिटी की कंडीशन में होती है। तो यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है ED = इन्फिनिटी होगी। वास्तव में यह वह परिस्थिति है जो वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलती। मांग की लोच की दूसरी श्रेणी में हम जो पहले पूर्णतः लोचदार मांग देख रहे थे, अब हम इसके जस्ट विपरीत देखेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग का तात्पर्य होगा, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो लेकिन मांग में कोई परिवर्तन न आए तो इसे हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहेंगे। यहाँ पर बेलोचदार का तात्पर्य यह है कि बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। हमने चित्र में देखा कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हुआ परंतु मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जब हम इसे वक्र की सहायता से देखते हैं, चित्र की सहायता से देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन आ गया है। वस्तु की कीमत जहाँ घट रही है, विपरीत पक्ष में जहाँ पर कीमत बढ़ रही है, वहाँ पर वस्तु की मांग स्थिर बनी हुई है। ऐसी दशा में हमारा जो डीडी कर्व है वह YOY रेखा के लंबवत बनता है। यह बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पर पूर्णतः लोचदार मांग में डीडी वक्र जो है एक्स रेखा के समानांतर था, यहाँ पर यह लंबवत स्थिति में है। इकाई लोचदार मांग इसका तीसरा एक श्रेणी है और इसे हम कहते हैं इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग का तात्पर्य होगा जिसे हम यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहेंगे, जिसमें जितना परिवर्तन कीमत में होता है ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन वस्तु की मांग में भी होता है।
हम जैसा कि यहाँ पर पुनः देख रहे हैं कि जितना वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, यानी 10% का परिवर्तन अगर वस्तु की कीमत में हुआ तो उतने ही प्रतिशत का परिवर्तन वस्तु की मांग में भी आया। और जब हम इसे चित्र की सहायता से देखते हैं तो वह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर मांग हमारी थोड़ी सी घट गई, 10% से अगर हमारी मांग घट गई, तो वैसे ही ये क्यों घटी है? क्योंकि वस्तु की कीमत में 10% की बढ़ोतरी हो गई थी। तो इस तरह से जब परिवर्तन समान अनुपात में हो तो इसे हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। मांग की लोच की जो अगली श्रेणी है वह है अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन कम हो लेकिन मांग में परिवर्तन उसके अनुपात में थोड़ा ज़्यादा हो तो इसे हम अत्यधिक लोचदार मांग कहेंगे। चित्र में दिखाई दे रहा है और तालिका से भी यह स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन 10% का आया लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन 20% का आ गया। इसे हम अधिक लोचदार मांग कहेंगे। मांग की लोच की जो अंतिम श्रेणी है वह है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग का तात्पर्य यह होगा जहाँ पर कीमत में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ हो लेकिन मांग में परिवर्तन उसकी तुलना में कम हो। हमने जैसा चित्र में देखा कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन ज़्यादा हुआ है लेकिन मांग में परिवर्तन कम हुआ है। यहाँ पर यह बेलोचदार मांग कहलाएगी और यहाँ पर ED <1 होगी। बच्चों, वस्तु की मांग की लोच को निर्धारित करने की 3 विधियाँ प्रचलित हैं। वस्तु की मांग की लोच की जो प्रतिशत विधि है उस प्रतिशत विधि में हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं और सूत्र है मांग की लोच बराबर मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको हम सूत्र से यूं भी दर्शा सकते हैं ED = चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, इसका तात्पर्य जितना परिवर्तन वस्तु की मांगी गई मात्रा में हुआ है इसे हम डिवाइड करेंगे चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ED = जब हम चेंज इन क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं चेंज इन प्राइस से और इसको जब हम 100 से गुणा करेंगे तब यह प्रतिशत में बदल जाएगा और इसे हम प्रतिशत विधि कहेंगे। प्रतिशत विधि प्रोफेसर फ्लक्स ने प्रोवाइड की है और प्रोफेसर फ्लक्स ने कई सारे सूत्र इसके संबंध में दिए हैं। जैसा अभी सूत्र हमने एक देखा, ED = चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। इसके बाद दूसरी विधि कुल व्यय विधि है। कुल व्यय विधि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रतिपादित है। जैसा कि हम इस सारणी में देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत जब 8 रुपये है तब वस्तु की मांग 3 किलोग्राम है और जब वस्तु की कीमत घट करके 7 रुपये हो गई तब वस्तु की मांग जो है वो बढ़ करके 4 किलोग्राम हो गई। और जब हम इनको आपस में गुणा करते हैं तो वह मांगी गई कुल मात्रा को बताती है जो उपभोक्ता के कुल व्यय को दर्शाता है। दूसरी परिस्थिति में जब वस्तु की कीमत 6 रुपये है तब वस्तु की मांगी गई मात्रा 5 किलोग्राम और जब वस्तु की कीमत घट करके 6 रुपये हो गई तब 5 रुपये हो गई तब वस्तु की मांग बढ़ करके 6 किलोग्राम हो गई। यहाँ भी इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर हमें कुल व्यय प्राप्त होता है। तीसरी दशा में जब वस्तु की कीमत 4 रुपये है तब मांगी गई मात्रा 7 किलोग्राम और जब वस्तु की कीमत घट करके 3 रुपये हो गई तब वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो गई और वह 8 किलोग्राम हो गई। इनका भी आपस में गुणा करने पर हमें कुल व्यय या कुल मात्रा की जानकारी मिलती है। मांग की लोच की ज्यामिति विधि के अंतर्गत हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व को डिवाइड करती है अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व के, यानी जहाँ पर मांग की जो मांगी गई मात्रा या लोच है वह जब हम निचले बिंदु से इसके अंतर को ज्ञात करते हैं और जब इसे हम मांगी गई मात्रा या मांग की लोच के जो इसके ऊपरी बिंदु है जब हम इससे इसको भाग दे देते हैं तब हम इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ज्ञात कर लेते हैं। जब हम इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं तो हम यहाँ यह पाते हैं कि यह एक वह सेंटर बिंदु है, वह एक बिंदु है जहाँ पर हमारी कीमत में परिवर्तन के अनुसार मांग में परिवर्तन होता है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होती है।
इसके पूर्व जब पहली वाली दशा पर हम आते हैं तब यहाँ पर यह वह बिंदु है जहाँ पर कीमत में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ है लेकिन मांग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी को दर्शाती है। इसकी अगली दशा भी वह है जहाँ पर वस्तु की मांग में तो परिवर्तन हुआ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 को दर्शाती है और यह वो दशाएं हैं जो अत्यधिक मांग और बेलौजदार मांग की स्थिति को दर्शा रही हैं, जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने मांग तथा मांग की लोच को विस्तार से पढ़ा। आज मेरा आप सभी से प्रश्न है कि मांग की लोच तथा मांग की लोच श्रेणियों को चित्र और तालिका के माध्यम से समझाइए। मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत बेहतर ढंग से दे पाएंगे। धन्यवाद।